नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करता हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज सुबह रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सीएम ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री दर्शन करने के बाद मणिराम दास छावनी पहुंचे। मणिराम दास छावनी के प्राकृतिक चिकित्सालय में श्री राम सत्संग भवन का लोकार्पण कर संत समाज से मुलाकात भी की। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी में सौगातों की बौछार लगा दी। सीएम ने 2 दिवसीय आरोग्य आयुष मेले का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय आरोग्य आयुष मेले का आयोजन 24 से 25 यानी कि आज और कल किया जाएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अयोध्या को भारत की पूंजी बताया बल्कि विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि पहले राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आज राम निर्माण का कार्य जारी है। दिगंबर अखाड़ा में स्वामी सिद्धाचार्य जी महाराज के यहाँ कार्यक्रम में या किसी भी अन्य कार्यक्रम में और एक ही आवाज आती थी और आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का करो। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया ना, क्यों किसी को कोई संदेह है? जो कहा वहां करके दिखाया। अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए, जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम यहां पर अनवरत रूप से चलते रहने चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि श्री मणिराम दास छावनी के माध्यम से पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में बना यह श्री राम सत्संग भवन श्रद्धालुजनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का एक माध्यम बन पाएगा, बनेगा। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर पड़ रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। उत्तर प्रदेश में आज अलग अलग 6 जिलों में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही। बता दें कि जन विश्वास यात्रा का आज 6ठा दिन है। गोंडा से चली यात्रा बहराइच पहुंची और इस यात्रा में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया। वहीं देवरिया में पहुंची जनविश्वास यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए और फतेहपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। इसके अलावा बागपत के बाद मेरठ में पहुंची जनविश्वास यात्राओं का अलग अलग कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो 4 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहराइच, देवरिया, फतेहपुर और मेरठ, जहां पर बीजेपी की जनविश्वास यात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जोरदार स्वागत किया। साथ में बीजेपी पार्टी के बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए। तो हम आपको बहराइच, देवरिया और फतेहपुर, मेरठ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बहराइच में किस तरीके से लोगों का सैलाब जुड़ा हुआ, ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देवरिया में भी यही तस्वीर बनी। फतेहपुर और मेरठ में भी बीजेपी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से करें। पीएम से अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा कि वो पार्टियों की चुनावी सभाएं, रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। जस्टिस ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। कोर्ट ने कहा कि अभी पिछली दूसरी लहर में हमने देखा कि लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए और जान गंवाई।
ग्राम पंचायत के चुनाव, बंगाल विधानसभा के चुनाव में लोगों को काफी संक्रमित का सामना करना पड़ा, जिससे लोगों की जान भी गई। आज फिर से चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के निकट है, जिसके लिए सभी पार्टियां रैली सभाएं करके लाखों की भीड़ जुटा रही हैं। जहां पर किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर के से भी अधिक भयावह हो सकते हैं। तो लगातार अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड या कहें कि देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसी खबर पर हमारे दो संवाददाता दोनों राजधानी से जुड़े हुए हैं। देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज और लखनऊ से जया सिंह जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे बागपत से खबर पहुंचाएंगे। बागपत पहुंचते ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने विधानसभा चुनाव पर लगने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति क्या है ये डॉक्टर्स और साइंटिस्ट तय करेंगे, जो फैसला उनका होगा हम वही मानेंगे। साथ ही आगामी चुनाव में जीत को लेकर कहा कि जिस तरह बीजेपी पार्टी बैठक कर रही है और बीते 5 सालों से जो सरकार ने काम किया है उससे ये तय है कि इस बार फिर बीजेपी की ही जीत होगी। ये बातें डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो हैं ये उन्हें तय करनी है कि क्या स्थिति है, और जो उनके सुझाव होंगे उन्हें सरकार मानेगी। तो जैसी भी परिस्थितियां होंगी उसी अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। आपका क्या मानना है कि स्थिति को देखते हुए क्या फैसला होगा? नहीं, अभी मेरा मानना नहीं है, इसमें डॉक्टर्स के मानने से मैं भी चलूंगा। जिस तरह से लगातार मीटिंगें भी हो रही हैं, लोग से मिल भी रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी। बहुत से काम ऐसे हुए हैं इस सरकार में जो हो सकता है कुछ काम हम नहीं कर पाए, लेकिन ज्यादातर हुए हैं, जैसे कानून व्यवस्था, विकास का मुद्दा, जिन पे हम चुनाव में जाएंगे, जिनको लेकर हमारा सबसे बड़ा विरोधी भी मानता है कि कानून व्यवस्था पिछले 5 सालों में बहुत बेहतर उत्तर प्रदेश में हुई है, और विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और डेवलपमेंट की बात जहां तक है वो आप देख सकते हैं, चाहे बिजली के फील्ड में हो या सड़कों का जाल हो, तो डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था ये मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद इन मुद्दों पर मिलेगा। तो वहीं हाईकोर्ट की अपील और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। वहीं कल यानी कि क्रिसमस डे की रात से ये शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद यूपी दूसरा राज्य है जहां दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के केस कम होने पर 4 महीने पहले सितंबर से उत्तर प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटाया गया था। अब फिर कोरोना केस बढ़ने पर दोबारा बंदिशें शुरू हो जाएंगी। हालांकि पिछली बार की तरह मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज को इस बंदिशों से बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना में कुल एक्टिव केस की संख्या 266 से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस की संख्या लखनऊ में है। राज्य में बीते 24 घंटे में 49 नए संक्रमण के मामले मिले। यूपी में ओमिक्रॉन में अब तक 2 मरीजों की जान भी जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। स्कॉटलैंड से देहरादून लौटी 23 वर्षीय युवती के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हमारे दो संवाददाता दोनों राजधानी यानी कि देहरादून और लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जहां पर कोरोना की क्या स्थिति है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लखनऊ चलेंगे। लखनऊ में क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लगातार जनसभाएं हो रही है, लोगों का जमावड़ा हो रहा है, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जय, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन दस्तक दे दिया है उत्तर प्रदेश में भी, स्थिति क्या है, बंदिशें क्या है और किस प्रकार से इन सब चीजों का पालन किया जा रहा है जो कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। देखिए विशेष जिस तरीके से कोरोना के नए स्वरूप ने तहलका मचा रखा है भारत में, वैसे ही भारत में जैसे मचा रखा है वैसे उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं उससे पहले ही सतर्क होना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज क्योंकि 25 दिसंबर और नए साल का भी जश्न शुरू हो गया है, उसको देखते हुए उन्होंने भी आज कोरोना का प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने 25 दिसंबर यानी कि कल से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। साथ ही साथ शादियों में भी 200 से ज्यादा लोगों को जाने का इजाजत नहीं दिया गया। साथ में जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारिक वर्ग में भी जागरूकता फैलाने का आदेश जारी किया ताकि जो व्यापारी हैं उनके में भी जागरूकता फैलाए कि जो बिना मास्क के जो ग्राहक आते हैं आपसे सामान लेने, उनको भी किसी तरीके का सामान न दे। क्योंकि हाईकोर्ट का भी आपने आदेश देखा कि हाईकोर्ट ने कैसे आदेश कहा कि राजनीतिक गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ रही, जिस तरीके से जनसभाएं हो रही, जिस तरह से भीड़ भाड़ इकट्ठा की जा रही, वो कहीं ना कहीं हमें कोरोना की दूसरी लहर का याद दिलाता है। और लास्ट में उसने एक लाइन भी बोला कि जान है तो जहान है। ऐसी
उन्होंने भारत सरकार और चुनाव आयुक्त से भी इसको लेकर कुछ सोचने का भी उन्होंने कहा था कि इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। इस योगी सरकार के आदेश को भी कहीं ना कहीं हम हाईकोर्ट के भी आदेश से जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल, जय सिंह हमारे साथ बने रहिए। मजीद काम्बोज के पास चलते हैं और जानते हैं कि उत्तराखंड का क्या हाल है। अजीत, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, किस तरह का अब वहां पे हाल है और सरकार इसके लिए क्या सजग है, क्या काम कर रही है? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कल पहला केस उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का निकलकर सामने आया। 23 वर्षीय युवती जो स्कॉटलैंड से देहरादून लौटी थी, उसमें इस बात की पुष्टि हुई है और उसके बाद ही शासन भी सक्रिय हो गया है। देर रात को मुख्य सचिव एस संधू की अध्यक्षता में यहाँ पर आपात बैठक बुलाई गई थी। सभी डीएमसी इस बैठक में मौजूद थे और तमाम तरह के दिशा निर्देश मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए हैं। और साफ तौर पर मुख्य सचिव का यह भी कहना था कि ऐसे हालात ना पैदा हो कि नाइट कर्फ्यू दोबारा से यहां पर लागू करना पड़े, तो उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहना होगा और तमाम जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करना होगा। हालांकि अभी कोई भी नई गाइडलाइन शासन की तरफ से उत्तराखंड प्रदेश में लागू नहीं की गई है। हालातों पर नजर रखने के निर्देश यहाँ पर मुख्य सचिव की तरफ से दिए गए हैं। हम अमूमन ये देखते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हम ऐसा देखते हैं कि जब ये तस्वीर सामने आई है या तो फिर कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की बात आई है, दोनों जगह चुनाव है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, विशाल जनसभाएं होती है। अब नाइट कर्फ्यू में लोगों को परेशान करने के लिए डंडा बरसाए जाएंगे, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा, व्यापारियों की दुकानें बंद कराई जाएगी, लेकिन जनसभा फिर भी होगी और जनसभा में उसी तरीके से हजारों लाखों के लोग होंगे। उन पे ना कोई पाबंदी होती है, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना मास्क लगाने की बात होती है, और न कोई भी एक नुमाइंदा, एक नेता ये कहने के लिए तैयार होता है कि जनसभा में लोगों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आगामी चुनाव से पहले पहले तमाम तैयारियां सरकारों को करनी होंगी, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर उत्तराखंड की बात को। और ये भी सही है कि अगर कोई भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जाती है या पिछले दिनों जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें राजनीतिक रैलियों, राजनीतिक जनसभाओं को सबसे पहले बाहर किया गया था। इससे अलावा शादी ब्याह तमाम जो अन्य गतिविधियां होती है उसमें लिमिट अभी भी फिक्स की गई थी। लेकिन अब जब चुनावी माहौल सभी जगह तेजी से बढ़ रहा है तो ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जाएगी, इसका इंतजार रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो आज देहरादून में उनकी तरफ से पत्रकार वार्ता की गई थी। खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर मौजूद थे। जब उनसे इन रैलियों के बाबत सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब वो चुनावी दौरे करने के बाद एक समीक्षा करेंगे कि क्या कुछ ओमिक्रॉन का खतरा। कह सकते हैं कि चुनावी रैलियों में कोई भी पाबंदी नहीं होती और अमूमन देखा जाता है, चाहे उत्तराखंड की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और जया सिंह आपका भी जुड़ने के लिए, आपने जानकारी साझा की है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि कानपुर से है। कानपुर के इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 160 करोड़ रुपए की लगभग रकम मिली है। गुरुवार दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली और आनंदपुर इलाके से पीयूष जैन के घर से बड़े बड़े कार्टून्स में नोट भरे मिले, जो कि हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जो हमारे पास आई है। खास बात तो यह है कि पीयूष जैन अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी कहे जाते हैं और उन्होंने बीते दिनों समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया था। समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। छापे में जो फोटो सामने आए हैं उनसे दिख रहा है कि अलमारी में कार्टून से भरकर नोट रखे गए थे। 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक कर रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कोरियर किया जा सके। बताया भी जा रहा है कि आईटी की टीम नोट गिनने के 4 मशीनें लेकर पहुंची थी। शुक्रवार सुबह एसबीआई की कल्याणपुर ब्रांच ने नोट गिनने के लिए 2 मशीनें और बुलाएगी क्योंकि मशीनें कम हो गई थी। गुरुवार शाम 6 बजे से यहां नोटों की गिनती जारी है। लोग गिनते गिनते थक चुके हैं, मशीनें कम पड़ने लगी हैं, लेकिन नोटों का बंडल या कहे कि बवंडल कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो आईटी के छापेमारी में इतना सारा पैसा मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। अभिनव, देखा जा रहा है जो तस्वीर भी आपके द्वारा हमारे पास पहुंची है, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि नोटों का जो बंडल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, मशीनें कम होती जा रही है और अभी तक गिनती खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल आपको बता दूं कि जो ये नोट है ये मिलते ही चले जा रहे हैं। गिनती लगातार अभी भी जारी है। भारतीय स्टेट बैंक इसमें गिनती में सहयोग जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ऑफिशियल प्रेस नोट बीसीसीआई के द्वारा जारी किया गया तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि 24 दिसंबर की रात तक ये गिनती चल सकती है।
यानी कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो एक आंकड़े दिए जा रहे हैं कि लगभग 150-160 करोड़ रुपए है, इसके जो रकम है जो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए जो पीयूष जैन के जो बेटे हैं प्रसून जैन, इनको भी DCBI की टीम किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है, शायद और पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि और रकम अभी छापेमारी के दौरान और बरामद हो सके, क्योंकि लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो क्या जिस तरह के समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारे करीबियों पर ही ये गाज गिरती है, पहले भी गिर सकती थी लेकिन चुनाव के समय, और दूसरी बात भी ये सही है कि अगर IT छापेमारी कर रही है तो पहले क्यों नहीं की, और बहुत से लोग हैं जिसी तरीके से हैं, केवल जो समाजवादी पार्टी के करीबी हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के ऊपर ही IT छापेमारी कर रही है। ये सवाल विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि सवाल विपक्ष उठा जरूर रहा है, लेकिन ये छापेमारी पीयूष जैन क्या नहीं की गई थी। आपको बता दूं कि बीते 2 दिन पहले DCBI की टीम ने शिखर गुप्ता में जब छापेमारी की थी तो वहां पर उनके ट्रांसपोर्टर का भी नाम आया था, और ट्रांसपोर्टर के यहाँ जब DCBI की टीम पहुंचती है तो लगभग 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइस और बिल मिलते हैं, जिसमें GST चोरी होने का खुलासा होता है। और ये कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जब DCBI की टीम पीयूष जैन के घर पे पहुंचती है और वहां पर आनंदपुरी के उनके निवास सलमानों में 150 करोड़ से ज्यादा की रकम मिलती है, तब ये कार्रवाई बड़ी हो जाती है। यानी जिस तरह से अब ये 150 करोड़ रुपए लगभग मिल चुके हैं और सत्ता पक्ष के पास विपक्ष को घेरने की एक मुद्दा भी है और विपक्ष अपने आप को बचा दिया है। लेकिन जिस तरह से अगर ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई पार्टी करने के ऊपर की गई है तो इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कार्रवाई शिखर गुप्ता पर की गई है। चलिए अपने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट के पास आपको वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की तैयारी पूरी कर ली है। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ने वाले 6376 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये सभी स्नातक और परा स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं। समारोह में शामिल होने के लिए इन विद्यार्थियों से गूगल ऐप के जरिए विश्वविद्यालय का ऐप डाउनलोड कराने के लिए कहा गया था। उसी पर निर्देश दिए जाएंगे और विद्यार्थियों का चयन होने के तत्काल बाद शासन ने 25 दिसंबर को वितरण प्रारंभ का निर्णय लिया है। वितरण समारोह लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इस समारोह में अन्य प्रत्येक जिलों के अलावा अमेठी जिले में 200 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए जिन 200 विद्यार्थियों को भेजा गया है वे शहर स्थित इंदिरा गांधी PG कॉलेज के हैं। चयनित विद्यार्थियों में BA के 125, B.Ed के 19 और MA के 56 विद्यार्थी शामिल हैं। सुबह सुबह झांसी में युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या का मामला सामने आया है और सूचना से शहर में खलबली मच गई। दरअसल नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित जीवन शाह कब्रिस्तान में युवक की लाश पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने 25 वर्षीय युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई है। तो मृतक की इस तरह से हत्या की गई है उसकी पहचान करने में मुश्किल हो पा रही है। SSP के निर्देश पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करने में लगी है। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस मामला आपसी विवाद का मान रही है। SP सिटी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शव की शिनाख्त होने के बाद तथ्य सामने आएंगे। संभवतः बताई ये भी जा रही है कि दोस्तों ने आपस में शराब का सेवन किया और किसी बात को लेकर हुए विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दी गई होगी। अब देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं और बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में मचे घमासान के बीच दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पिक्चर अब साफ होती दिख रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने राज्य में हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के ही नेतृत्व में आम चुनाव किए जाएंगे। उनका यह बयान राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आया है। इधर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि CM कौन होगा ये CLP बैठक के बाद तय होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास हमेशा यह विशेषाधिकार रहा है कि चुनाव के बाद पार्टी बैठती है। कांग्रेस अध्यक्षों को नेता के संबंध में अपनी राय देती है और कांग्रेस अध्यक्ष नेता तय करती है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैं चुनाव का नेतृत्व करूंगा, इस तरीके की बात हरीश रावत ने कही है। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अजीत, अब ये जो पार्टी के आला कमान से बातचीत हुई है जो उत्तराखंडियन नेताओं की, अब ये साफ हो रहा है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कह दिया है कि हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या हम कह सकते हैं कि ये हरीश रावत का एक बड़ा दांव था?
बिल्कुल, अब जिस तरह के बयान दिल्ली से जारी हुए हैं कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कि जो भी निर्णय होगा वो हरीश रावत के नेतृत्व में ही होगा और हरीश रावत के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ जाएगा, तो साफ है कि जिस तरह से 3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से एक ट्वीट किया गया और संगठन पर सवाल खड़ा किया गया और जो अंदर की जानकारी आ रही है कि इसमें देवेंद्र यादव को भी राहुल गांधी की तरफ से काफी सुनाई गई है और उनको साफ तौर पर हरीश रावत और गणेश गोंदियाल के साथ मिलकर काम करने की बात यहां पर कही गई है। तो देखना यही होगा कि आने वाले समय में अब जब पूरी तरह से हरीश रावत के हाथों में कमान सौंप दी गई है उत्तराखंड कांग्रेस की, तो वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं, आने वाले चुनाव में किन किन लोगों को नेतृत्व सौंपते हैं और किस तरह से वो सरकार की वापसी कराते हैं यहाँ पर उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस सरकार सीधे तौर पर वापसी कर सके, तो इसको लेकर रणनीति बनाने का काम अब हरीश रावत करेंगे। और उत्तराखंड में जो भी तमाम दिक्कतें उनको हो रही थी, क्या वो दिक्कतें वाकई में दूर हो गई हैं, इसका भी पटाक्षेप देहरादून आने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी जीत के तौर पर हरीश रावत दिल्ली से देहरादून लौट रहे हैं। लेकिन अजीत, अगर देखा जाए तो हमने वो भी तस्वीर दिखाई है, जबकि देहरादून कार्यालय में कुछ दूसरी तस्वीर बनकर आई। आपस में गुटबाजी, आपस में लड़ाई दंगा, गाली गलौच। क्या अब हरीश रावत फिर से जब देहरादून उत्तराखंड पहुंच जाएंगे तो क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे जो आपस में ही गुटबाजी चल रही है, आपस में नेता खींचतान कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो गुटबाजी यहां पर लगातार हावी है और वो पहले दिन ही जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट किया था तो उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से हरीश रावत के ट्वीट पर सवाल खड़ा कर रहा था और कोई सीधे तौर पर बयानबाजी करके। अब जब दिल्ली में बैठक हो चुकी है और पूरा जो चुनाव का नेतृत्व है वो हरीश रावत के हाथ में सौंप दिया गया है, तो देखना यही होगा कि उत्तराखंड में वो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि कांग्रेस संगठन के बीच जो आज का पूरा घटनाक्रम हुआ है, सीधे तौर पर मारपीट की गई है, गुटबाजी खुलकर सामने आई है, तो उसका कैसे निस्तारण हरीश रावत या गणेश गोंदियाल कर पाएंगे, या दूसरे गुटों की अगर बात की जाए वो कैसे सक्रिय होंगे, उनकी भूमिका क्या होगी, तमाम लोगों को कैसे मैनेज करेंगे हरीश रावत, गणेश गोंदियाल। आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा है वो थमेगा या तो फिर और बढ़ेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव है, विधानसभा में अगर ऐसा ही चलता रहा, कंट्रोल नहीं हुआ, तो खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ट्वीट के बाद अब कांग्रेस मुख्यालय में हुई मारपीट ने नया हंगामा खड़ा कर दिया है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंडी नेताओं को बैठाकर एकजुट होने का संदेश दे रहा है, तो दूसरी तरफ एक गुट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ कांग्रेस भवन में ही मारपीट कर डाली। इसके बाद से ही कांग्रेस भवन में हंगामेदार स्थिति बनी रही। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का कहना है कि गुट विशेष के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ प्रदेश मुख्यालय में मारपीट की है। चुनाव 2022 से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी घटना सामने आई है। एक तरफ दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही हैं, वहीं राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में मारपीट हो जाती है, जिसके बाद से ही कांग्रेस भवन में गहमा गहमी का माहौल है। तमाम नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यहाँ पर मारपीट करने का आरोप लगा है और साफ तौर पर जो कांग्रेसी महामंत्री हैं राजेंद्र शाह, जिनके साथ मारपीट हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो केवल अपनी बात सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म से रखने का काम कर रहे थे। किसी भी बड़े नेता को लेकर उनकी तरफ से कोई भी गलत बयानबाजी या टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उनके साथ कांग्रेस भवन के भीतर अभद्रता की गई है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। वहीं उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर भी लगा सकती है। तो सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आज शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।